हाय दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ के ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है या हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में और उसके डेफिनेशन के बारे में और कितने टाइप्स का हमारे एविडेंस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, लेट्स बिगिन। अगर हम अपने इंडियन एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो जब ब्रिटिश 1600 ईस्वी में हमारे पास आए वो ईस्ट इंडिया कंपनी थे और उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे यहाँ अपनी जो वर्चस्व है उसको बढ़ाते रहे। और जब वर्चस्व उनका बढ़ता रहा और जब वो हमारे ऊपर रूल करने लगे तो उनको मतलब फील हुआ कि हमें भी जो इंडियन सिस्टम है उसको गवर्न करने के लिए लॉ की जरूरत है। लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, जुडिशियल भी है। तो धीरे धीरे इस पद पे वो डेवलप डेवलप रहे और आगे बढ़ते रहे। अगर हम अपनी इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक नया लॉ है। ये ऑलरेडी इंडियन सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, जिसको इन्होंने ऑलरेडी फिर धीरे धीरे मॉडिफाई करके इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से कैसे एप्लीकेबल होगा उसको चेंज करते रहे। तो जैसा कि देखिए मैं पढ़ रहा हूँ आपको इसके लिए, दीज प्रैक्टिसेस वेरीड अक्रॉस द रीजन एंड वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन लॉज, रिलीजियस लॉ लाइक द हिंदू लॉ एंड द मुस्लिम लॉ। तो जब हमारा प्री कॉलोनियल पीरियड था या हमारा जो वेल स्टेब्लिश सिस्टम जब तक स्टेब्लिश नहीं हुआ था उसके पहले जनरली क्या होता था, जो हिंदू होते थे वो हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न होते थे और जो मुस्लिम होते थे वो मुस्लिम लॉ के द्वारा गवर्न होते थे। और जो हिंदूज थे वो जनरली अपने ओरल टेस्टिमनी पे विश्वास करते थे, जबकि मुस्लिम थे वो होली कुरान को फॉलो करते थे, सुन्नत को फॉलो करते थे, इजमा को फॉलो करते थे, किसास को फॉलो करते थे। और ये इस जो मतलब हिंदू और मुस्लिम अलग अलग लॉ से अपने अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते थे जब तक कि लीगल फ्रेमवर्क एविडेंस एक्ट का हमारे पास आया नहीं कॉम्प्रहेंसिव रूप में। अभी कैसे डेवलपमेंट हुआ ये हमारी स्लाइड्स में देखेंगे। अगर हम प्री कॉलोनियल इरा की बात करें जो कि बिफोर 1600 ईस्वी के 1600 ईस्वी के पहले की थे बात, उसमें जनरली हमारा क्या होता था कि हमारे जो कस्टमरी और रिलीजियस लॉ होते थे उसी के द्वारा हम गवर्न होते थे। तो हिंदू लॉ हेविली हेविली जो था वो डिपेंडेंट था कहाँ पे, ओरल टेस्टिमनी पे, विटनेस क्रेडिबिलिटी पे एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में हम देखें तो हमारे कौन कौन थे इंपॉर्टेंट, मनुस्मृति थे, याज्ञवल्क्य स्मृति थे और नारद स्मृति थे। मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति जनरली ना ज्यादातर कंसंट्रेट करता था सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ लॉ, और याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति क्या थे, ये जनरली डिटरमाइन करते थे या ज्यादा कंसंट्रेट करते थे प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे। तो जो हम बात करें हमारा इंडियन एविडेंस है तो ये तुम्हारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा प्योरली एग्जेक्टिव लॉ है, मतलब प्रोसीजरल लॉ हम कहेंगे इसे। सब्सटेंटिव पार्ट इसमें कुछ है जो कि स्टॉपल के पार्ट में है, वो सब्सटेंटिव पार्ट है। अब सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में क्या अंतर होता है, सब्सटेंटिव वो होता है लॉ होता है जो कि हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटी को डिटरमाइन करता है, और प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो उसके उस सब्सटेंटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस प्रोसीजर की जरूरत होती है उसको उस पर गवर्न करता था। तो जनरली मनुस्मृति में देखें तो हमारे बहुत सारी चीजें थी, राज साक्षिका थी, ससाक्षिका थी। राज साक्षिका मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट और ससाक्षिका मतलब सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। तो ये ऑलरेडी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश था, बाद में धीरे धीरे इसी को नए नाम में इंग्लिश ने उसको नए नाम से दे दिया कि भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद ये हो गए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, जबकि ये चीजें पहले से ही अवेलेबल थी। ऐसा नहीं कि ये नया लॉ है, इसीलिए ये लॉ कभी नहीं कहा कि डिफाइन कर रहा है, बल्कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। और इस्लामिक लॉ देखें तो इस्लामिक लॉ जनरली क्या है कि उनका लीजिए शरिया जो लॉ था उससे ज़्यादा गवर्न होते थे, वो स्ट्रिक्ट एविडेंस पे विश्वास रखते थे, वो इम्फेसिस करते थे रिटन कॉन्ट्रैक्ट पे, विटनेसेस के टेस्टिमनी पे, एंड जनरली जो भी चीज़ बोली जाए वो उस पर बोली जाए। ये जनरली मुस्लिम लॉ कंसंट्रेट करते थे। अब हम अर्ली कॉलोनियल रूल की बात करें फ्रॉम 1680 टू 1882। तो इसमें था द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया एंड लेटर दे एक्सपेंडेड द स्कोप एंड इन्फ्लुएंस। वी ऑलरेडी नो। अगर हम बात करें कि सबसे पहला कोड कब स्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था 1726 के चार्टर एक्ट से, जो कि बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में चार्टर कोड स्टेब्लिश किया था। इंग्लिश लीगल सिस्टम प्रोसीजर तभी से शुरू हो गया था।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिफॉर्म कब आया था, हम सभी जानते हैं कि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, बट उसके पहले ही उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म 1772 में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें तुम्हारा देयर वाज अ सेपरेट कोड फॉर द मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम्स, एंड वो गवर्न कैसे थे, बाय अप्लाइंग देयर द रेस्पेक्टिव customary or religious law, or the, moreover we can say their by their personal law. 1772 में ये प्रोसेस शुरू हो गया था। अब देखिए जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट भी ले आए थे। उसके बाद उन्होंने जुडिशियल सिस्टम में भी रिफॉर्म किया था। उसका मेन पर्पस था कि जो प्रोसीजरल यूनिफॉर्मिटी, तो हम बात करें जो प्रोसीजरल यूनिफॉर्मिटी थी, वो सबसे पहले लाई गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। तो हम देखिए टाइमलाइन क्या है, 1726 चार्टर कोड्स, 1772 जुडिशियल रिफॉर्म बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड 1793 जुडिशियल कंसिस्टेंसी बाय, we can say judicial procedural consistency by the Lord Cornwallis in 1793। अब हम बात करें 19th सेंचुरी में, ठीक है, फ्रॉम 1800 AD to 1850, तो English law continued influencing the Indian judicial systems. Courts are following the English rule. Now they are starting following the English rules. अब दिक्कत क्या हो गई थी कि भाई हिंदू हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न हो रहे थे, मुस्लिम मुस्लिम लॉ के द्वारा, पर्सनल लॉ के द्वारा गवर्न हो रहे थे। अब यूरोपियंस भी आ गए, तो उनको किस लॉ के द्वारा गवर्न करें, तो वहाँ हो गया वो फॉलो होते, वहाँ उनको अगर जब गवर्न होता था तो वो कॉमन लॉ को फॉलो करते थे, जो वहाँ का ब्रिटिश का लॉ था। अब 1835 आया, तो 1835 में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ कि कोडिफाई किया जाए इंडियन एविडेंसिंग सिस्टम को, एंड जो लॉर्ड मैकॉले थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले, बट उन्होंने जो एविडेंसी का प्रोसीजर बनाया वो इनकम्प्लीट था, वो बहुत ही मतलब अच्छा कंप्लीट प्रोसीजर नहीं था, जो कि तुम्हारा हिंदू को, मुस्लिम को और यूरोपियंस को कॉम्प्रिहेंसिवली गवर्न करे। नेक्स्ट स्टेप आया 1855 में, which the British Parliament introduced the Evidence Act of 1855। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे लिए एक 1855 का एक्ट तो फ्रेम कर दिया, बट वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड था, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। तो ये भी अटेम्प्ट जो है वो क्लियर कट फॉर्म में नहीं आया था इंडियन एविडेंस के। तो अब देख लें कि हमारा 1830 सबसे पहले शुरू हुआ है 1726 में, 1726 के बाद 1872 का जुडिशियल रिफॉर्म हुआ, 1793 का रिफॉर्म हुआ। उसके बाद हमारा 1835 का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ कोडिफिकेशन में, और 1855 में सेकंड अटेम्प्ट हुआ। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने अटेम्प्ट किया, 1855 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अटेम्प्ट किया, बट वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना। अब आया 1857 टू 1872 की टाइमलाइन को देखें, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ था, इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। 1860 में हमारा आईपीसी बना, जो कि 1862 में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद 1861 में हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना, लेटर अमेंड हुआ 1882 में, 1888 में। अब देखें हमारा मेन प्रोविजन क्या है। सबसे 1871 में थर्ड लॉ कमीशन आया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। ये एक इंग्लिश जूरिस्ट थे और इंग्लिश जज भी थे, ठीक है। तो ये एक्चुअली की आर्किटेक्चर है हमारे लीगल कोडिफिकेशन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो उन्होंने कोडिफाई किया। असेंट मिला, ब्रिटिश असेंट मिला उसे 15 मार्च 1872 को, और हमारे इंडिया में वो इम्प्लीमेंट हुआ 1 सितंबर ऑफ 1872 को। तो जो JF स्टीफेंस के लीडरशिप में जो एक्ट बना वही हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इम्प्लीमेंट हुआ था 1 सितंबर 1872 से, ठीक है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, तो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट रिमेन्ड इन फोर्स, बट अमेंडमेंट वेयर द ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस। अब धीरे धीरे हम उसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड हुआ, और उसके बाद हमारा इंश्योरिंग द फंडामेंटल राइट दैट इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंस लॉ। अब हमारे पास फंडामेंटल राइट आ गए, अब उसके परिप्रेक्ष्य में ही हमें इंटरप्रेट करना था इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो कि पहले प्री कॉलोनियल ईरा में बना था, मतलब कॉलोनियल ईरा में बना था। अब देखें मेजर चेंजेस कब हुए, 1983 में, जबकि इंट्रोड्यूस हुआ सेक्शन 114A। इसमें तुम्हारा प्रिज्यूम किया गया नॉन कंसेंट इन द सर्टेन रेप केसेस। मतलब 114A में तुम्हारा सेल्फ प्रिजम्पशन है। सेल्फ प्रिजम्पशन क्या है कि अगर किसी लेडी का मतलब अगर रेप का केस है और वो कहती है कि उसने कंसेंट नहीं दिया, तो हम कोर्ट को सेल्फ प्रिजम्प करना है कि उसने कंसेंट नहीं दिया है, इस रेस्पेक्टिव ऑफ हिज मोरल कैरेक्टर।
2000 में हम जानते हैं आईटी एक्ट आया, आईटी एक्ट के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट आए। 65 ए एंड बी में जो सर्टिफिकेशन है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल कराना है तो हमें 65 ए एंड बी का हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अब 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट आया जो कि रेप लॉ के रिलेटेड थे, और उससे भी फिर हमारे एविडेंस सिस्टम उसी हिसाब से चेंज हुए, क्योंकि मैं आगे प्रोविजन में जब मैं बीएसए पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा सारी एक एक सेक्शन को बहुत इलोबरेटली वे में। आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिएगा। अब इसके बाद हमारा 2023 और 24 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो कि तुम्हारा 25 दिसंबर 2022 को इसको प्रेसिडेंटल असेंट मिला, और 1 जुलाई 2024 से ये अप्लीकेबल हो गया। हालांकि देखिए क्या है कि इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग प्रोविजन सेम है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो मैं उस जब सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उसी हिसाब से आपको बताता रहूंगा पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या चेंज आए, ठीक है। अब देखिए कि की फीचर एंड इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट यूनिफॉर्मिटी। अब जो हमारा नया एक्ट आ गया है इसमें बहुत सारी मतलब जो पहले की लोकना थी उसको दूर किया गया है काफ़ी हद तक, और अब थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आ गया है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंसिविटी कहाँ तक पहुंची, ठीक है। अब देखिए मी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट क्या है, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या है कि फेयर ट्रायल करना। फेयर ट्रायल, जबकि हम जानते हैं कि जो 21 आर्टिकल 21 है उसमें दो चीजें हैं, स्पीडी एंड फेयर ट्रायल, तो ये दोनों ही कोर है। तो उस कोर में जो फेयर ट्रायल के प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट का ऑब्जेक्ट जो है उसी को फुलफिल करना है। जायरा हबीबुल्ला केस में बोला गया था, जायरा हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया था कि बेसिक इथोस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज टू कंडक्ट द फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बेस्ट एविडेंस आनी चाहिए। सबसे पहले तो बेस्ट एविडेंस हमारे पास आनी चाहिए, तो बेस्ट एविडेंस आएगा तो ही हम उसका अप्रिसिएशन सही तरीके से होगा, अप्रिसिएशन सही होगा तो जजमेंट सही आएगा। क्योंकि सिंपल सा एक लीगल मैक्सिम है, फॉल्सस उनु फॉल्स इन ओमनिबस। तो मतलब अगर सही चीज शुरू से है तो वो हमेशा ही शुरू सही रहेगी। इस चीज को फॉलो करने के लिए ही ये इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया है, और यही अगर इस तरीके से फॉलो होता है तो ये चीज़ें हमारे लिए जस्टिस मतलब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को मोर कॉम्प्रिहेंसिव और मोर यूज़र फ्रेंडली बनाएगी, प्लस हमारे लिए मतलब जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमेशा ही क्लियर रहेगा। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फैक्ट क्या है, फेयर ट्रायल करना। फेयर ट्रायल से मतलब क्या है हमारा कि जस्टिस करना। पर्पज़ यही है कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जस्टिस के लिए बनाया गया है कि मतलब फेयर ट्रायल हो, फेयर ट्रायल से जस्टिस करेक्ट पर्सन को मिले। ट्रायल का काम क्या है, टू सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द स्टेम, मतलब भाई भूसे से गेहूं को अलग करना। ये मेन पर्पस है कि भाई मेरे पास एविडेंस अच्छे आएंगे तो मैं सही तरीके से उसको अप्रिशिएट कर पाऊंगा और सही तरीके से मैं जजमेंट दे पाऊंगा, ठीक है। अब देखें एक जनरल डेफिनेशन में एविडेंस की बता रहा हूँ, जो हमेशा जनरली लोग अगर किसी को एविडेंस की डेफिनेशन पूछे, अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एविडेंस पे जाएंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो अगर हम जनरल सेंस में बताएं तो जनरल सेंस में एविडेंस कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच लीड टू अ कंक्लूजन। मतलब जब आप किसी एविडेंस वो चीज होती है जिसको देखने के बाद मैं किसी पर्टिकुलर सर्टेन कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ, या तो वो चीज किसी चीज को सपोर्ट करती है, या तो वो किसी चीज को रिबट करती है, या तो ये बताती है कि कोई किसी चीज का एग्जिस्टेंस है या तो नहीं। तो एविडेंस एक्चुअली कहा जाए तो एविडेंस कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच लीड टू द सर्टेन कंक्लूजन, either it is a ground for support or rebut anything, or shows the existence or the non-existence of anything regarding the matter in issue, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एविडेंस अभी मैं जनरली बता रहा हूँ, बाद में मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक साथ कवर करूंगा, ठीक है। पहला है टेस्टिमोनियल, जो भी हमारा ओरल एविडेंस होता है हम उसको टेस्टिमोनियल एविडेंस बोलते हैं। जो भी हमारा उसके बाद है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सब लोग को पता है डॉक्यूमेंट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस में क्या हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, वीडियो आ गया, ठीक है। जो फोटोग्राफ दिखाते हैं कि ये देखिए फोटोग्राफ है, ये सर वीडियो है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस है। हालांकि वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में भी आते हैं, बट अगर हम एक मोर स्पेसिफिकली बोले तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा रियल एविडेंस आ गया, जो हमारे बंदूक हो गए, चाकू हो गए रिकवर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। जो 3D फॉर्म में है वो हमारे रियल एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वी ऑल अंडरस्टैंड कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लिए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गए। उसके बाद हमारा आया डायरेक्ट एविडेंस, जो मतलब डायरेक्ट मैंने अपने आंख से देखा, मैंने कान से सुना,
वो चीज़ें हो गई डायरेक्ट एविडेंस। उसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। बहुत सारी समय होता है कि हमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता तो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस करते हैं कि पर्पस, मोटिव क्या है, प्रिपरेशन क्या है, उसके बाद इंटेंशन क्या है, उसका नॉलेज क्या है, रीजन टू बिलीव क्या है। इन सब चीज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसी को हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं। और जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस फुल हो जाता है तो वो एक बार भी डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाता है। वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को अवेयर करें। थैंक यू वेरी मच।